हेलो एंड वेलकम। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का आज है लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम आपको पाइपलाइंस पढ़ाएंगे। इसी लेक्चर में हम आपका केबल वेज और रोपवेज भी आपका खत्म करेंगे और स्पेस ट्रांसपोर्ट भी इसी लेक्चर में खत्म होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, स्पेस ट्रांसपोर्ट बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आईएएस और केएस के सिलेबस के अंदर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड ही बातें हैं वही मैंने आपको बतानी है। यहाँ पे ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको मैंने नहीं खींचा। केबल वेज और रोपवेज में बहुत दोस्तों कम सवाल आते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे बातें हैं तो ज़्यादा करंट अफेयर में है, करंट ओरिएंटेड है, तो सवाल आ सकता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो पाइपलाइंस है इससे कुछ सवाल आ सकते हैं। मैंने आपका रोडवेज और रेलवेज बड़ा डिटेल में पढ़ाया, खासकर रोडवेज, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो चलिए पाइपलाइंस को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों मैं जो भी बातें आपको बताता हूं, जितनी भी बताई हुई है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पाइपलाइंस को डिस्कस करेंगे। पाइपलाइंस का फादर कौन? जेडी रॉकेफिलर। पाइपलाइंस भी एक दोस्तों ट्रांसपोर्ट का मींस है, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट कौन करता है? इंसान, जानवर नहीं। इसमें पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसमें गुड्स का ही ट्रांसपोर्ट होता है। पैसेंजर्स इसमें ट्रांसपोर्ट नहीं करते। अच्छा, पाइपलाइंस को क्यों बिछाया जाता है? ताकि फील्ड्स जो है, फील्ड्स चाहे वो ऑयल फील्ड हो, चाहे गैस फील्ड हो, या चाहे और फील्ड हो, उन फील्ड से गुड्स जाएगा, गैस जाएगा, ओर्स जाएगा, ठीक है ना, सलरी फार्म में और जाएगा, या ऑयल जाएगा रिफाइनरीज जहां पे साफ हो जाएगा, वो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स पे, या और फैक्ट्रीज में भी दोस्तों, इंडस्ट्रीज में वगैरह वगैरह दूसरी जगहों पे। फर्टिलाइजर फैक्ट्री क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस का कंट्रीब्यूशन बड़ा जबरदस्त है फर्टिलाइजर बनने में। थर्मल पावर प्लांट्स पे तो जरूरत होता ही है इन चीजों का, रिफाइनरीज में जाएंगे ये साफ सफाई के लिए। अब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये पाइपलाइंस जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें पैसेंजर पास नहीं करता। फील्ड से लेके रिफाइनरीज तक दोस्तों ये पाइपलाइंस को बिछाया जाता है। और इसमें जो गुड्स पास होते हैं, वो दोस्तों जो गुड्स पास होते हैं, याद रखो, वो ऑयल, गैस और होता है। मतलब कि वो ऑयल लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर सॉलिड को पास करना है, अगर किसी और को पास करना है, तो स्लरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड ऐसे पास नहीं होगा पाइप में, थोड़ा सा लिक्विड शेप में लाना पड़ेगा, तब थोड़ा सा स्लरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब पास होगा। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइंस के एडवांटेजेस। वैसे इसके बहुत जबरदस्त एडवांटेजेस, सबसे पहले यही है कि पाइपलाइंस को कहीं पे भी बिछा सकते हो, समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, कहीं पे भी पाइपलाइंस को बिछा सकते हो। तो टेरेन और क्लाइमेट इसको इफेक्ट नहीं करता, इसके अंदर के ट्रांसपोर्टेशन को। ये तो सबसे बड़ा फायदा है। और भी बहुत फायदे हैं। क्या? पाइपलाइन से यहां जाएगा तो ट्रैफिक जैम में इंसान नहीं फंसेगा, डिलेज कम होंगे, जाया कम होगा, मटेरियल लॉसेस कम होंगे, एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, रनिंग कॉस्ट भी कम है। रनिंग कॉस्ट कम है, लेकिन पाइपलाइंस बिछाने के टाइम जो इनिशियल कॉस्ट लगता है वो ज्यादा है। यहां पे याद रखो, इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, मतलब पाइपलाइंस बिछाने के टाइम कॉस्ट ज्यादा लगता है, लेकिन बाद में कॉस्ट नहीं लगता पाइपलाइंस के जरिए में इस ऑयल को या गैस को ट्रांसफर करने में, ठीक है ना। अच्छा, इको फ्रेंडली भी है, ये भी फायदा है, ठीक है ना। रनिंग कॉस्ट कम है, ये भी फायदा है। टेरेन और क्लाइमेट कुछ भी हो, पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्टेशन पे कोई असर नहीं पड़ता, एनर्जी भी जाया नहीं होती ज्यादा, ठीक है ना। ये भी फायदे हैं। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि पाइपलाइंस में जब भी लीकेज होगा तो लीक ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब अगर लीकेज ढूंढना भी तो उसको रिपेयर करना भी बड़ा मुश्किल है। जमीन के नीचे हो बहुत, या समंदर के नीचे पाइप हो, उसके अंदर फिर लीकेज ढूंढा तो सही, लेकिन रिपेयर करना, समंदर के नीचे जाना और रिपेयर करना डिफिकल्ट ही होता है। और पाइपलाइंस को बिछाने के टाइम जो कॉस्ट लगता है वो ज्यादा ही लगता है। बाद में रनिंग कॉस्ट कम है, फायदा है, लेकिन पहले डिसएडवांटेज क्या है कि ज्यादा कॉस्ट लगता है। सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है पाइपलाइन से। यहां पे आप देख लीजिए, पाकिस्तान से इंडिया पाइपलाइन आती है, तो पाइपों में कुछ भी उन्होंने डाल दिया तो यहां पे इंडिया के लोगों पे असर पड़ सकता है। तो पाइपलाइंस जो खासकर इंटरनेशनल पाइपलाइंस है, उनमें दोस्तों सिक्योरिटी थ्रेट के भी चांसेस होते हैं, तो थोड़ा सा वो भी आप देख लीजिए डिसएडवांटेज में। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस ऑफ इंडिया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस ऑफ इंडिया में ये वाली जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त न्यूज में थी कुछ ही महीनों पहले, और अभी भी बोल रहे हैं न्यूज़ में कि तालिबान अब तापी प्रोजेक्ट को सून रिज्यूम करने जा रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान से मीटिंग की। तुर्कमेनिस्तान, मैं आपको पहले बताता हूं, रुको। तापी की फुल फॉर्म क्या है? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन। और एक नाम भी है इसका, ट्रांस अफगान
पाइपलाइन अफगानिस्तान से, इसका बहुत ज्यादा इस पाइपलाइन से पास होता है, तो इसीलिए ट्रांस अफगान पाइपलाइन। ये देखो अफगानिस्तान में बहुत लंबा चौड़ा आप इस पाइपलाइन का पास होता है, लेकिन यहां पे तुर्कमेनिस्तान से दोस्तों गैस निकलेगा, अफगानिस्तान को भी फायदा आएगा, पाकिस्तान को भी फायदा आएगा, और इंडिया के फजिल का जो पंजाब में है उसको भी फायदा आएगा। तो इससे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को तो फायदा ही है, गैस मिलेगा, लेकिन तुर्कमेनिस्तान को भी फायदा है, पैसे मिलेंगे। और यहीं पे है गैस फील्ड तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है ना, इंडिया के फजिल का तक ये जाएगा। अब मैं आपको बताऊं ट्रांस अफगान पाइपलाइन भी इसको बोलते हैं। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान से दोस्तों वहां पे जो गैस फील्ड है उसको बोलते हैं गैलकुनिश गैस फील्ड, और इस गैस फील्ड से दोस्तों नेचुरल गैस ट्रांसफर होगा, मतलब कि नेचुरल गैस का ट्रांसपोर्ट होगा इंडिया के फजिल का पंजाब तक। बीच में अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी है। ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये भी याद रखने का भी डायरेक्टली सवाल आएगा, ये क्या है, तापी क्या है, नेचुरल गैस पाइपलाइन है। कहां से, फील्ड कहां है इसका, गैस फील्ड कहां है, तुर्कमेनिस्तान से, गैलकुनिश नाम है। अच्छा, कहां तक जाएगी, इसका एंड पॉइंट कहां है, जहां तक ये जाएगी, जहां से निकलेगी तो ये है तुर्कमेनिस्तान, जहां तक जाएगी वो कंट्री है इंडिया, इंडिया का पंजाब का फजिल का। कौन सी पाइपलाइन है ये क्या ऑयल पाइपलाइन है या नेचुरल गैस पाइपलाइन है, ये अक्सर सवाल आता है कि ऑयल को ट्रांसफर करती है या नेचुरल गैस को दोस्तों ट्रांसपोर्ट करती है, अक्सर सवाल आता है, तो याद रखना नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। दोस्तों ये पाइपलाइन 2015 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक ये पाइपलाइन पूरी नहीं हुई। बताया जाता है कि लगभग 1814 किलोमीटर लॉन्ग ये पाइपलाइन है। और मैं आपको ये भी बताऊं दोस्तों, ये जो अभी तक नहीं बनी, इसका बड़ा रीज़न है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो गई थी अफगानिस्तान टेंशन्स की वजह से। अफगानिस्तान टेंशन्स की वजह से अब दूर हो गई, तो अफगानिस्तान ने तुर्कमेनिस्तान से मीटिंग कर ली हुई है, और रिसेंटली अब बताया गया है कि तालिबान ने बताया है कि हम रिज्यूम करेंगे तापी को, और ये जो पाइपलाइन है इससे फ़ायदा सबको आने वाला है, अफगानिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी और तुर्कमेनिस्तान को भी, ठीक है ना, सबको, चारों कंट्रीज को फायदा है। अच्छा, इसको दोस्तों डेवलप किसने किया, इस तापी प्रोजेक्ट को डेवलप कौन कर रहा है, मैं आपको बताऊं गिलकनिश कंपनी लिमिटेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों मिला के इसको दोस्तों बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये तो इंटरनेशनल पाइपलाइन थी इंडिया से जो गुजरती थी तापी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडिया के अंदर की पाइपलाइंस के बारे में, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अब जो सेकंड नंबर पे पाइपलाइन है इसका नाम है नाहरकाटिया नुनमती बरूनी कानपुर पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन मैं आपको दिखाऊं, ये ईस्टर्न इंडिया के साइड में आपको यहां पे मिलेगी दोस्तों, नाहरकाटिया, नुनमती, बरूनी और कानपुर पाइपलाइन, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इस पाइपलाइन को पार्ट्स में से एक्सटेंड किया गया, स्ट्रेच में से एक्सटेंड किया गया। जैसे कि सबसे पहले नाहरकटिया नुनमती बनी 1962 में, फिर नुनमती से दोस्तों बरूनी तक 1964 में ये पाइपलाइन बिछी बनी, और बरूनी से फिर कानपुर 1966 में ये पाइपलाइन बनी। नाहरकटिया आसाम में है, नुनमती आसाम में है, बरूनी बिहार में हो और कानपुर यूपी में है। और इस पाइपलाइन को किसने बनाया, इस पाइपलाइन को बनाया दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। लगभग 1167 किलोमीटर लॉन्ग ये पाइपलाइन है, और मैं आपको बताऊं ये इंडिया की पहली क्रूड ऑयल पाइपलाइन है जो 1962 में ही बनाई गई, पहली इंडिया की क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, और एशिया की पहली क्रॉस कंट्री क्रूड ऑयल पाइपलाइन है। क्रॉस कंट्री का मतलब नहीं कि दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री आ रहा है, अलग से कंट्री से आ रहा है ना। क्रॉस कंट्री का मतलब कि जिसके बीच में कंट्री के अंदर ही बहुत सारे टेरेन्स आते हैं, किसी जगह बहुत पहाड़ मिलेगा, किसी जगह रिवर्स मिलेंगे, उसके बीच में पास हो रहा है, और इंटर स्टेट है, स्टेट टू स्टेट ये पास हो रहा है। इन शॉर्ट ये एशिया की पहली क्रॉस कंट्री नहीं समझना, कंफ्यूजन नहीं करना अपने आप को कि दूसरी कंट्री से आ रही है, ये कहाँ, ये तो इंडिया में ही है, इंडिया में ही है, स्टार्ट और एंड इसका इंडिया में ही है। नाहरकटिया से नुनमती, नुनमती से बरूनी और बरूनी से कानपुर जाती है, ठीक है ना, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, मुंबई हाई मुंबई पाइपलाइन। लगभग 210 किलोमीटर ये लॉन्ग पाइपलाइन है, और ये डबल पाइपलाइन है, एक में क्रूड ऑयल चलता है, दूसरे में नेचुरल गैस चलता है। और यहां पे ये जो तापी पाइपलाइन है वो गैस पाइपलाइन, और ये जो नाहरकटिया है ये है ऑयल पाइपलाइन। लेकिन ये मुंबई हाई मुंबई पाइपलाइन दो डबल वाली पाइपलाइन है, तो इसमें क्रूड ऑयल भी, ऑयल भी और गैस भी, नेचुरल गैस भी इसमें चलता है, डबल पाइपलाइन है ये, ठीक है, ओके। तो 210 किलोमीटर लॉन्ग है, और ये कौन सी स्टेट में है, महाराष्ट्र में। और यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा मुंबई है मुंबई पाइपलाइन, मुंबई हाई से लेके मुंबई तक, ये है मुंबई हाई और ये है मुंबई। तो मुंबई हाई से मुंबई तक ये है
पाइपलाइन आपकी, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पाइपलाइन पे ले जाना चाहता हूं, वो है अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन। वैसे मैं आपको बताऊं मुंबई हाई को फिर अंकलेश्वर के साथ ही ज्वाइन कर दिया गया था बाद में, लेकिन यहां पे सुनिए, अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन जो है वो छोटी सी पाइपलाइन है, लगभग 92 किलोमीटर की पाइपलाइन है। इसको दोस्तों इसके अंदर पास क्या होती है, क्रूड ऑयल, तो ये ऑयल पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन नहीं, ठीक है। और ये गुजरात स्टेट में है, ये अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन। और मैं आपको बताऊं, इसका कभी कभी आपको पूरा नाम मिलेगा मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन, क्योंकि मुंबई को अंकलेश्वर के साथ जोड़ा गया है। इसका आपको यहां पे मैं आपको बताता हूं, इसका आपको कभी कभी नाम मिलेगा मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन। ये देखो आप, ठीक है ना, पेन को चेंज करता हूं, रुको 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 रुको, दिखने मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर और अंकलेश्वर से कोयाली, कोयाली अंकलेश्वर मुंबई मुंबई हाई, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे लेकिन थोड़ा सा गलती मैंने की है, मैंने मुंबई हाई को लिखना था पहले, मैंने मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन लिखना था, लेकिन मैंने लिखा मुंबई है, तो ये गलती की है। इसके बदले ये लिखना मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयाली पाइपलाइन, इसका पूरा नाम कभी कभी होता है। और ये पाइपलाइन मैंने आपको पूरी की पूरी दिखा दी। अब मेन फर्क पता है क्या है, मुंबई हाई से मुंबई डबल वाली है, वो ऑयल भी है और गैस वाली भी है। लेकिन मुंबई हाई से मुंबई तक तो ठीक है, लेकिन फिर अंकलेश्वर से कोयाली जो पाइपलाइन जाती है वो सिर्फ क्रूड ऑयल वाली है, याद रखना। अब आपको मैं ये बताऊं उसके आगे और हाँ, ये मुंबई है, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन अंकलेश्वर और कोयाली दोनों के दोनों गुजरात में आपको मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, वो है सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन, लगभग 1256 किलोमीटर लॉन्ग है। और सलाया आपको मिलेगा गुजरात में, कोयाली भी गुजरात में, मथुरा यूपी में। और ये पाइपलाइन जो है इसको मथुरा से भी फिर बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था पंजाब तक। यहां पे दिखाऊंगा सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन, ये देखिए पाइपलाइन को वेस्टर्न इंडिया में आपको मिलेगा, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में सलाया, ठीक है ना, सलाया कोयाली मथुरा, ठीक है ना, पाइपलाइन। सलाया कोयाली सॉरी मथुरा तो है, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड भी किया गया था पंजाब तक, बठिंडा पंजाब, ठीक है ना, ओके। तो सलाया कोयाली मथुरा पाइपलाइन जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये क्रूड ऑयल वाली पाइपलाइन है, याद रखना। गैस और क्रूड ऑयल कौन कौन सी है वो भी याद रखना दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से स्टेट में गुजरता है वो भी आप थोड़ा सा अंदाजा रख लेना, ठीक है ना, ओके। उसके बाद है HVJ और HBJ पाइपलाइन। दोस्तों H से हजीरा, V और B, क्योंकि इसके दो नाम हैं, V और B। V से विजयपुर और कभी कभी इसको बीजेपुर भी बोलते हैं, इसीलिए यहां पे B से विजयपुर है और यहां से V से विजयपुर है। तो HBJ सेम ही है, बस कोई उसको विजयपुर बोलता है, कोई विजयपुर बोलता है, इसीलिए HBJ और HVJ है, लेकिन है ये एक ही, ठीक है। तो हजीरा विजयपुर जगदीश्वर पाइपलाइन, जे से जगदीश्वर यूपी में है, विजयपुर या विजयपुर बोलो MP में है, और हजीरा दोस्तों गुजरात में है। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि गुजरात से भी पास होती है, मध्य प्रदेश से भी पास होती है, उत्तर प्रदेश से भी पास होती है, यह अंदाजा आपको होता है। और इंडिया की ये लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन है, लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन इंडिया की यही है, लगभग 1750 किलोमीटर ये लॉन्ग है दोस्तों। HBJ या HVJ पाइपलाइन आपको मैं बताता हूं, ये है आपके सामने हजीरा विजयपुर और जगदीश्वर, ये पाइपलाइन है दोस्तों, ठीक है ना, ओके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन भी है ये, इंडिया की तो है ये लॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन इंडिया में, लेकिन अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन दुनिया में इतनी लंबी कोई नहीं है। अंडरग्राउंड भी और गैस भी दुनिया में कहीं और नहीं है, तो यही है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन। वैसे इससे बड़ी पाइपलाइनें हैं, गैस पाइपलाइनें हैं दुनिया में, लेकिन अंडरग्राउंड जब बात करें तो यही है HVJ और HBJ है दुनिया का लार्जेस्ट अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन। इसको बनाया किसने? OIL याद रखना, नहीं रखना तो गैस के रिलेटेड है तो ज़्यादा GAIL ही याद रखना। जहाँ पे गैस होगा तो ऑटोमेटिकली आप GAIL याद रखना, जहाँ पे ऑयल होगा तो ज़्यादातर OIL ही आप याद रखना। हर बार ये सही नहीं होता, लेकिन 90% चांसेस है कि ये आप तुक्का सही होगा आपका, ठीक है, 99% चांसेस। उसके बाद है जमनगर लोनी LPG पाइपलाइन, 1269 किलोमीटर लगभग ये लॉन्ग है, जमनगर गुजरात में है, लोनी यूपी में है। और दोस्तों ये जो LPG पाइपलाइन है इसको भी गैस है ना, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, याद रखना।
इसीलिए मैंने ऑयल और गैस के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन आपको कराऊंगा। अब आपके सामने ये नाम आए तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद जमनगर जो है, जमनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन आपके सामने है। अपनी पीडीएफ को जूम करो, यहाँ पे जमनगर है और यहाँ पे लोनी है, यह है गैस पाइपलाइन। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंडला बठिंडा पाइपलाइन है, कंडला बठिंडा पाइपलाइन है, ये भी आप देख लो, मैप पे दिखाया। और कंडला बठिंडा पाइपलाइन में 1331 किलोमीटर लगभग लॉन्ग है। कंडला गुजरात में है, बठिंडा पंजाब में है। कंडला बठिंडा पाइपलाइन ऑयल वाली पाइपलाइन है, गैस वाली ये है, ये भी गैस वाली है, लेकिन ये ऑयल वाली है, क्रूड ऑयल वाली, तो ऑयल इसको चलाता है, ठीक है। इसको बनाया ऑयल ने। अब OIL और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑयल की फुल फॉर्म ऑयल इंडिया लिमिटेड और JIL की फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब उसके आगे चलते हैं, ऑयल के रिलेटेड बातें करेगा ये, तो नेचुरल गैस का कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, नेचुरल गैस का बनाना, नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन, सारा कुछ यही देखता है। और ऑयल के रिलेटेड की बातें ऑयल देखता है। इसको 1959 में बनाया गया फरवरी, और इसको 1984 में बनाया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसका हेडक्वार्टर है दुलईजन आसाम में, ठीक है, दुलईजन आसाम में। और दोस्तों ये जो आपके सामने गेल है, इसको महारत्ना स्टेटस मिला। इंडस्ट्रीज को मिलता है ना महारत्ना, नवरत्ना स्टेटस इंडस्ट्रीज को मिलते हैं, ठीक है ना। और ये आपको महारत्ना नवरत्ना मैंने आपको बताया हुआ है, इंडस्ट्रीज में एक बार अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। तो ये जो ऑयल है इसको नवरत्ना स्टेटस मिल चुका है और उसको महारत्ना स्टेटस मिल चुका है। अब हम बात करेंगे केबलवेज और रोपवेज के बारे में। केबलवेज और रोपवेज का फादर एस हैलिडे और एफ वेरेंजो है। केबलवेज रोपवे, केबल वे बोलो रोप वे बोलो सेम ही है। कभी कभी इसका नाम है एरियल ट्रैमवे या एरियल रिफ्ट। तो केबल वे बोलो, रोप वे बोलो, एरियल ट्रैमवे बोलो, एरियल लिफ्ट बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहला इंडियन सिटी जिसने स्टार्ट किया रोपवेज या केबलवेज या एरियल लिफ्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पहला इंडियन सिटी कौन है जिसने रोपवेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट? देखो आप बोलोगे सर ये और ये रिसेंटली हुआ है दोस्तों, ये रिसेंटली हुआ है। लेकिन आप बोलोगे सर कब का रोपवेज केबलवेज चलता है? गंडोला JNK में कब का चलता है, गुलमर्ग में? लेकिन दोस्तों यहां पे सुनो, टूरिस्ट के लिए नहीं, यहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। ये 2021 की ही न्यूज़ है दोस्तों, रीसेंट न्यूज़ है ये, इसलिए सवाल आ सकता है कि अब 2021 में पहला इंडिया सिटी बना वाराणसी यूपी का, जिसने रोपवेज का ट्रांसपोर्ट दोस्तों क्या किया, पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवेज को इस्तेमाल किया, ना कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे। आपको मैं बताऊं रोपवेज कहां पे इस्तेमाल होते हैं। ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, पहाड़ से पहाड़ पे आपको जाना है, ठीक है ना, तो आप रोपवेज केबलवेज के जरिए गंडोला में जा सकते हो। इसको गंडोला बोलते हैं, या इसको बोलते हैं दोस्तों गंडोला या केबल कार इसको बोलते हैं। तो इस कार में आप जा सकते हो, ठीक है ना। एरियल कार भी बोल सकते हो आप, इसमें जा सकते हो। सिर्फ समंदर, सिर्फ ये पहाड़ नहीं, ये मान लो ब्रह्मपुत्र रिवर है, समंदर है। जो रिसेंट न्यूज़ आई है ब्रह्मपुत्र पे वो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। गुवाहाटी जो केबल वे है बहुत रिसेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है इस सवाल के आने के। बताऊंगा अभी। ये रिवर है और रिवर के इस साइड और इस साइड दोस्तों बहुत मुश्किल है बनाना ब्रिज। बहुत लंबा चौड़ा रिवर है, 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है फॉर एग्जांपल। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक केबल को बिछाया जाएगा और केबल कार के ज़रिए, गंडोलाज के ज़रिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा पैसेंजर्स का और गुड्स का। ये है केबलवेज और रोपवेज का फ़ायदा। तो चलिए ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तो इस्तेमाल होते थे केबलवेज, गंडोला वंडोला, लेकिन पहली इंडियन सिटी जिसने बोला अब ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां तो चलती हैं, नीचे ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा होता है, क्यों ना हम अब ऊपर से भी हवा में भी इनको चलाए केबल कार्स के जरिए, ठीक है ना। तो ये पहली वाराणसी यूपी, न कि ये क्या बोलते हैं इसको मैं, इससे पहले था लेकिन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे ही इस्तेमाल होता था। ओके, वाराणसी यूपी में स्टार्ट हुआ एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब इंडियाज पहली रोपवे कौन थी दोस्तों? मसूरी रोपवे, उत्तराखंड की। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे, रिवर के ऊपर रोपवे। पहाड़ तो ठीक है, पहाड़ तो बहुत सारे रोपवेज है, लेकिन रिवर के ऊपर रोपवे दोस्तों रिसेंटली गुवाहाटी आसाम में बनाया गया, 1.8। और ये इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर गुवाहाटी रोपवे बनाया गया। गुवाहाटी केबल वे बोलो या रोपवे बोलो एक ही बात है। गुवाहाटी कहाँ पे? आसाम में है। आसाम में 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ये दोस्तों रोपवे बनाया गया, जिसके ऊपर ये
गुवाहाटी रोपवे नाम पड़ा उसका, ठीक है। ओके, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे और दुनिया का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे एक ही है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे दोस्तों, रिवर रोपवे नहीं, पहाड़ वाला रोपवे। लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे तो गुवाहाटी रोपवे है, लेकिन याद रखना गिरनार रोपवे है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है। आप टेम्पल पे जा सकते हो इस रोपवे, इस केबल वे, इस केबल कार के जरिए, इस गंडोला के जरिए आप टेम्पल पे जा सकते हो। अंबा टेम्पल दोस्तों वहां पे है गिरनार में। तो अंबा टेम्पल के लिए आपको दोस्तों यहां पे रोपवे का इस्तेमाल कर दिया गया है, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे है, गिरनार रोपवे, या इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे है, ठीक है। ओके, गिरनार कहाँ है? गुजरात में। 2.3 किलोमीटर लॉन्ग ये रोपवे है दोस्तों। उसके बाद है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। यूनियन बजट 2022-23 में क्या बताया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोपवेज बनाने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हिली एरियाज़ को कनेक्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोपवेज बनाने हैं। फिर उसका नाम ये भी दिया गया नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आप नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलो या पर्वतमाला प्रोजेक्ट बोलो, एक ही बात है। मकसद है हिली एरियाज़ को कनेक्ट करना। रोप, उधर रोड्स तो नहीं होते, उधर रेल्स भी नहीं होते हैं, उधर हम क्यों ना रोपवेज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी प्रोजेक्ट के अंदर बोला गया कि अब ये रोपवेज आएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर। रोपवेज इससे पहले मिनिस्ट्री के अंडर ही नहीं था, रोपवेज का रेगुलेशन ही नहीं होता था इससे पहले। अब MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर दोस्तों इस रोपवेज को डाला गया। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर यह भी बताया गया कि अब ये जो रोपवेज है, पर्वतमाला प्रोजेक्ट है, ये स्टार्ट होगा कुछ स्टेट्स में। सबसे पहले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, J&K में भी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट दोस्तों पास होगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब है एशियाज लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट केबल कार। याद रखना वो आपको J&K में गुलमर्ग गंडोला में मिलेगा। लॉन्गेस्ट भी और हाईएस्ट केबल कार, ये है लॉन्गेस्ट रोपवे या केबल वे, लेकिन ये कार की बात है, ठीक है ना। गंडोला कार, गंडोला देखो, इस मैंने बोला ना, इसमें गंडोला चलता है, केबल कार चलता है। तो ये हाईएस्ट केबल कार और लॉन्गेस्ट केबल कार जो है वो है गुलमर्ग गंडोला J&K का, ठीक है। ओके, गुलमर्ग रोपवेज के बारे में बात करेंगे, या गुलमर्ग गंडोला के जिन रोपवेज के ऊपर गंडोला चलता है, जिसको बोलते हैं गुलमर्ग गंडोला, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। इसको बनाया, रोपवेज को, गंडोला को, इसको J&K गवर्नमेंट ने बनाया फ्रेंच फर्म के साथ मिलके, जिस फ्रेंच फर्म का नाम था पोमलगस्की, ठीक है, पोमलगस्की, ओके, पोमालगस्की, ओके, ठीक है। और उसके बाद पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, मुझे पढ़ना नहीं आया, ठीक, पढ़ लेना आप। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं दोस्तों, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है ये गुलमर्ग, और ये 2 स्टेज वाला गुलमर्ग रोपवे है या गुलमर्ग गंडोला है। 2 स्टेज मतलब पहले गुलमर्ग से ये एक पहाड़ पे जाएगी पहली स्टेज में ये गंडोला, जिसको बोलते हैं कोंगडोरी, और कोंगडोरी में फिर नेक्स्ट स्टेज चलेगा जहां पे, जिसको बोलते हैं अफरवत पीक। दोस्तों ये 2 स्टेज में चलेगा, पहले यहां से यहां पे आप रुक सकते हो, बैठ सकते हो, चाय पी सकते हो वगैरह वगैरह, और फिर यहां से यहां, ये 2 स्टेजेस में दोस्तों चलता है ये जो गुलमर्ग का गंडोला है। गुलमर्ग से कंडोरी और कंडोरी से अफरवत, ऐसे ऐसे मैंने एरो दिखाया क्योंकि ये हाइट में ज़्यादा, और ये पीक है, लास्ट पीक है, इसको हाईएस्ट गंडोला पीक भी बोलते हैं, अफरवत पीक को। स्टार्ट करेंगे आपका स्पेस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्पेस का मतलब क्या है। आप देख लो, यहां पे ये दोस्तों ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अगर 100 किलोमीटर चलोगे, 100 किलोमीटर तक आप बोल सकते हो एटमॉस्फेयर है, लेकिन उसके ऊपर जब आप चलोगे एटमॉस्फेयर बड़ा थिन हो जाता है। तो मैं आपको बताऊं, 100 किलोमीटर के ऊपर स्पेस बोला जाता है। ये जो 100 किलोमीटर वाली लाइन है, इसको बोलते हैं कारमान लाइन। तो कारमान लाइन जो है, कारमान लाइन के नीचे एटमॉस्फेयर होता है, कारमान लाइन के ऊपर स्पेस माना जाता है। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर लेयर्स में बटा हुआ है, इसी तरह स्पेस भी लेयर्स में बटा हुआ होता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर आई मोस्ट लेयर्स में बटा हुआ है। आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आपको पता है। लेकिन कारमान लाइन के ऊपर स्पेस भी बटा हुआ होता है। इंटरसैटेलाइटिक स्पेस, इंटरप्लेनेटरी स्पेस, इंटरगैलेक्टिक स्पेस, आउटर स्पेस वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे डिस्कशन में सिर्फ करूँगा स्पेस ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड बातें।
तो चलिए, हमें वो सब यहां पे नहीं पढ़ना। अब स्पेस ट्रांसपोर्ट में मैं आपको बताऊं, स्पेस ट्रांसपोर्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं इसरो। इसरो से बड़े सवाल आते हैं, इसरो से बड़े सवाल आते हैं, तो इसरो पे ही हम पहले पढ़ेंगे। इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म है उसकी। इसरो किसके अंडर है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर है। और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्राइम मिनिस्टर के अंडर डायरेक्टली होता है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। लेकिन इसरो पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर नहीं होता था, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर होता था। लेकिन आज है इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। इसरो के बारे में बहुत सारी और बातें पढ़ेंगे। इसरो का फाउंडर कौन है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई कौन है, ये वही है जो इसरो का पहला चेयरमैन था। विक्रम साराभाई को ही बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये भी याद रखना, आगे वैसे डिस्कस करेंगे यहां पे नीचे। और उसके बाद दोस्तों, इसरो जो है वो कब बना। इसरो बना 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। 1969 में तो इसरो को बनाया गया, लेकिन इसरो से पहला और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इनकोस्पार। असल में इनकोस्पार को ही फिर बाद में 1969 में इसरो बनाया गया। तो सुनिए थोड़ा बहुत। 1962 की बात है जब इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च को बनाया गया। तो 1962 में इसको बनाया गया और इसको रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर। बाद में जो ये इनकोस्पार है, 1969 की बात है, 1969 की बात है, इनकोस्पार को बनाया गया इसरो, लेकिन रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर ही। लेकिन दोस्तों 1972 में फिर लास्ट में इसरो को रखा गया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डायरेक्टली होता है अंडर प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। करंट चेयरमैन कौन है इसरो का, एस सोमनाथ। जनवरी 2022 में ये बना करंट चेयरमैन। उससे पहले कौन था, के सिवान था चेयरमैन ऑफ इसरो। तो आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला चेयरमैन इसरो का कौन था, इसरो बोलो या इनकोस्पार बोलो एक ही बात है। पहला चेयरमैन था विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं। वो कौन सा पहला इंडियन है जो स्पेस में गया, राकेश शर्मा था उसका नाम। 1984 में स्पेस में गया, लेकिन रशिया से गया, इंडिया से नहीं गया। इंडिया से अब तक कोई स्पेस में नहीं गया है। इंडिया से अभी हम जहाज में चढ़ते हैं, लेकिन स्पेस में अभी इंडिया से कोई नहीं गया, रशिया से गया। इसी तरह पहली इंडियन वुमेन स्पेस में गई कल्पना चावला 1997 में, और ये इंडिया से नहीं गई, अमेरिकन मिशन के तहत गई, तो अमेरिका से गई। अब कहना यह चाहता हूं, क्या इंडिया से कोई गया, अभी तक तो नहीं गया, लेकिन काम चल रहा है। पहला इंडियन मैनड मिशन, पहला इंडिया का वो मिशन जो इंडिया से ले जाएगा इंसानों को स्पेस में, पहला इंडियन मैनड इंसानों को ले जाएगा स्पेस में, वो है गगनयान। बन रहा है, बोला जा रहा है 2023-24 में कंप्लीट होगा। ठीक है, इससे पहले बोला गया था 2021 में होगा, फिर बाद में 22 में होगा, अभी बोल रहे हैं 2023-24 में कंप्लीट होगा। ये इंसानों को लेगा स्पेस में, ये इंडिया से ये लॉन्च होगा। 3 बंदे होंगे इस गगनयान मिशन के अंडर जो कि जाएंगे स्पेस में इंडिया से। इंडियंस ही होंगे और इंडिया से ही जाएंगे। और दोस्तों जो 3 बंदे स्पेस में जाएंगे वो अर्थ के ऑर्बिट 7 दिनों के, अर्थ के ऑर्बिट मतलब सॉरी एक सेकंड, समझाता हूं। ये अर्थ है, अर्थ के आसपास दोस्तों ये 400 किलोमीटर की दूरी पे बैठेंगे, अर्थ के और आसपास ये ऑर्बिट करेंगे। 7 दिनों तक ये अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको इसरो बना रहा है, इसरो ही बना रहा है। ठीक है, ये 400 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है स्पेस, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। ये हाई अर्थ ऑर्बिट नहीं है या मीडियम अर्थ ऑर्बिट नहीं है, लो ही अर्थ ऑर्बिट है। लेकिन स्पेस में जाएंगे 7 बंदे, 7 दिनों तक बैठेंगे 3 बंदे, इसरो इसको बना रहा है। इसरो के और भी मिशन है, ये सब आपको पता होगा। चांद पे 2 मिशंस गए इसरो के, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट पास हो गया, इस डेट पे चला गया, इस डेट पे खत्म हुआ, पास हो गया मतलब वो काम अपना करके आया। लेकिन चंद्रयान 2 जो इस डेट पे लॉन्च हुआ, लेकिन अपना काम करके नहीं आया, लैंडर वहां पे पहुंचते ही क्रैश हो गया।
ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये पहला मून वाला मिशन था, ल्यूनर मिशन था, ये सेकंड ल्यूनर मिशन था। इसको किसने लॉन्च किया? पीएसएलवी एक्सेल ने। इसको जीएसएलवी मार्क थर्ड ने, एम के थर्ड ने लॉन्च किया। ये क्या है? ये पीएसएलवी जीएसएलवी क्या है सर? ये मैं आपको बताऊंगा। ये लॉन्चिंग व्हीकल है भाई। आप तो अपनी ताकत लगा के इसको नहीं भेज सकते। इसको जो रॉकेट भेजेगा, जो लॉन्चिंग व्हीकल भेजेगा, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स इनको बोलते हैं, ठीक है ना। मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसकी वजह से इसको भेजा जाता है, ठीक है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसको कभी कभी जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल भी बोलते हैं। तो जीएसएलवी मार्क थर्ड, पीएसएलवी एक्सेल, इन लॉन्चिंग व्हीकल्स ने इस मून पे जाने वाले चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 को भेजा रेस्पेक्टिवली ऊपर स्पेस में, सॉरी मून पे। और मैं आपको यह भी बताऊं कि इसको कहां से भेजा गया। याद रखना, इंडिया में एक जगह है जिसको बोलते हैं श्रीहरिकोटा। वहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में। वहीं से मिशन को भेजा जाता है। इंडिया में जब भी मिशन को भेजा जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही भेजा जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही भेजा जाएगा, ठीक है ना। ओके। उसके बाद दोस्तों, ये जो चंद्रयान फर्स्ट था उसमें सिर्फ ऑर्बिटर और लैंडर था। इसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। मतलब समझाता हूं, उसमें ऑर्बिटर और लैंडर, ये मून है, मून के आसपास ये जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा तो मून के आसपास ये ऑर्बिट करेगा, उसको बोलते हैं ऑर्बिटर। चंद्रयान मिशन में जो ऑर्बिटर होगा, उसी ऑर्बिटर से फिर नीचे एक लोड आएगा, पेलोड बोलते हैं अक्सर इसको, ठीक। नीचे आएगा लैंडर, जो लैंड करेगा मून पे, लैंडर। तो ऑर्बिटर होगा जो ऑर्बिट करेगा मून के इर्द गिर्द, लैंडर होगा जो मून पे लैंड करेगा, ठीक है ना। चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर और लैंडर था, इम्पैक्टर। लेकिन चंद्रयान 2 में लैंडर के बाद एक गाड़ी निकलेगी, छोटी सी गाड़ी निकलेगी, वो मून पे चलेगी, उसको बोलते थे रोवर। तो चंद्रयान 2 में रोवर भी था, लेकिन चंद्रयान 2 पास नहीं हुआ। और इसके नाम भी थे। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो था, लैंडर जो लैंड करेगा मून पे, उसका नाम दिया गया था विक्रम। लैंड करेगा मून पे, फिर एक दरवाजा खुलेगा, छोटी सी गाड़ी निकलेगी, वो मून पे चलेगी, वहां पे फोटोग्राफर्स हमको भेजेगी, वहां से वीडियो उठा के हमको भेजेगी, इंफॉर्मेशन देगी मून के बारे में। वो गाड़ी, उस गाड़ी का नाम रोवर है। उस गाड़ी, मतलब गाड़ी रोवर ही बोलते हैं, उस रोवर या उस गाड़ी का नाम था दोस्तों प्रज्ञान। लेकिन जब लैंडर ही क्रैश हो गया तो प्रज्ञान का खुलता, तो इसलिए ये फेल हुआ ये मिशन। उसके बाद दोस्तों, वैसे बहुत डिटेल्ड है लेकिन थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। मंगलयान मिशन क्या है? मार्स पे जाने वाला इंडिया का मिशन, मार्स ऑर्बिटल मिशन। इस डेट पे स्टार्ट हुआ, अभी भी ये मार्स के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, मार्स पे है। पीएसएलवी एक्सेल से इसको लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था। और ये इंडिया जब ये मिशन पास किया तो दुनिया में 4th नंबर पे ये बना, इंडिया मार्स पे अपना मिशन भेजने वाला मंगलयान। इससे पहले रशिया, यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ही भेजा था, ठीक है, मार्स पे मिशन। इंडिया 4th नंबर पे बना मार्स पे भेजने वाला मिशन। लेकिन ये पहली ट्राई में फेल हुआ, लेकिन इंडिया एक ऐसा पहला नेशन है जो पहली ही ट्राई में, पहले ही अटेम्प्ट में पास हुआ, सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले ये 4-4, 5-5 ट्राई दे चुके थे, फिर जाके ये मार्स पे पहुंचे। उसके बाद मेरे दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में पता होगा, पहला इंडिया का सैटेलाइट। इस डेट पे इसको लॉन्च किया गया, लेकिन रशिया से। इंडिया से कौन सा सैटेलाइट फिर लॉन्च? आर्यभट्ट को तो इंडिया ने ही बनाया था, लेकिन इंडिया से लॉन्च होने वाली ताकत तब नहीं थी, इंडिया से इसको लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन बाद में ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स आए और श्रीहरिकोटा जो जगह बनाई गई, वहां से ही लॉन्च होते थे। फिर रोहिणी सैटेलाइट 1 इंडिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसको इंडिजीनियस लॉन्च व्हीकल, मतलब लॉन्च यहां से किया गया। ये भी इंडिया नहीं बनाया था, लेकिन लॉन्च करा किसने? रशिया ने। रोहिणी इस डेट पे लॉन्च किया गया इंडिया से। और इंडिया से कहां से लॉन्च होता है? श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। और ये लॉन्चिंग व्हीकल जो है वो था एसएलवी। ये है आपके सामने एसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। आप देख लीजिए, ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स है। पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, फिर एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, ऑगमेंटेड भी बोलते हैं, एडवांस्ड भी बोलते हैं, ए का मतलब। फिर उसके बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आया, फिर जीएसएलवी, ठीक है ना, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी बोला, एक ही बात है। सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 2 आया, फिर जीएसएलवी मार्क 3 आया। तो ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स क्यों आए? क्योंकि ये कम लोड उठाता था, कम दूर पे फेंकता था। ये कम ज़्यादा लोड उठाया, ये तो ज़्यादा लोड उठाता है और ज़्यादा दूर फेंकता है, ठीक है ना। देखो अब आप ये खुद ही देख लो, मैं बस एक आपको समझाता हूँ बस। हाइट इसकी क्या है?
लिफ्ट ऑफ वेट मतलब इसका वेट कितना है, ठीक है ना। और दोस्तों इसके अंदर जो इंजन है वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। इसके अंदर जो प्रपलेंट होता है, जो जलता है, जिसकी वजह से थर्ड लॉ ऑफ मोशन से थर्स्ट देता है, जो इसके अंदर जो रॉकेट है, इसके अंदर जो प्रपलेंट है वो है सॉलिड, ठीक है। पेलोड मास ये है, पेलोड मास इसका 40 kg ये उठा सकता है, 40 के। अच्छा, पेलोड मास और लिफ्ट ऑफ वेट में समझाता हूँ। लिफ्ट ऑफ वेट होता है दोस्तों टोटल वेट, पेलोड और रॉकेट मिला के। लेकिन पेलोड होता है जो सिर्फ ऊपर ही पेलोड हो, मतलब जो असली हमें भेजना है ऊपर, कैमराज वैमराज, जो असली पेलोड हो। टोटल वेट को बोलते हैं लिफ्ट ऑफ वेट, और जो असली हमें आसमान में स्पेस में भेजना है उसको बोलते हैं पेलोड, याद रखना। उसके बाद ऑर्बिट, पहले ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजता है ये, ठीक है, ये आप खुद ही पढ़ लेना। थोड़ा सा ज़्यादा भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको डिस्कस की। थोड़ा सा जल्दी बोला होगा, उसके लिए सॉरी। चलिए दोस्तों, बताना कैसा लगा लेक्चर। ओके डे स्टूडेंट्स, बाय।